हेलो दोस्तों, प्लैटिनम क्लासेस गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। कल आपको जो वीडियो मिली हुई थी उस वीडियो में मैंने कोशिका के बारे में बता दिया था। कोशिकांग कितने होते हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, उसको बता दिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो आपको पता है कि जो कोशिका का केंद्रक होता है उस केंद्रक के अंदर ही क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और इसी न्यूक्लिक एसिड का पार्ट होता है डीएनए और आरएनए। आपको पहले मैंने बताया है कोशिका पढ़ाते वक्त कि जो केंद्रक होता है उस केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, और डीएनए में क्या होता है, जीन्स होते हैं। मतलब डीएनए का यूनिट एक तरीके से कह सकते हैं क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। तो वही डीएनए और आरएनए आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले डीएनए को देखते हैं। जो डीएनए है ना, इसमें Na का मतलब है न्यूक्लिक एसिड, उसी तरीके से आरएनए में Na का मतलब है न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में ये जो डी है ये इंडिकेट करता है शुगर को। कौन सी शुगर, डीऑक्सी शुगर। तो इसीलिए डीएनए का अगर फुल फॉर्म पूछे आपके एग्जाम में तो आप वहां पे लगाओगे कि डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल या फिर न्यूक्लिक एसिड। उसी तरीके से जो आरएनए होता है इसमें जो आर है वो है राइबोज शुगर। तो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है आरएनए का फुल फॉर्म। अब एक एक करके डीएनए और आरएनए को देखेंगे। डीएनए का अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले डीएनए को किसने देखा था, तो आप आंसर लगाओगे कि कार्ल बर्ग ने देखा था। लेकिन ये बहुत रेयरली ही पूछता है। आपसे पूछेगा कि डीएनए का हेलिकल मॉडल किसने दिया था या फिर द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था। तो डीएनए का जो हेलिक्स मॉडल था या हेलिकल मॉडल था वो दिया था वॉटसन एवं क्रिक ने। कब दिया था, 1953 में दिया था। और इसी हेलिकल मॉडल को देने के वजह से ही उन्हें, इसी कार्य की वजह से उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1962 का। 1962 में वॉटसन एवं क्रिक को हेलिकल मॉडल, डीएनए का हेलिकल मॉडल देने के वजह से उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। एक चीज और आपके एग्जाम में आता है और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ज्यादातर एसएससी में ये क्वेश्चन आता है कि प्रयोगशाला में सबसे पहले किसने डीएनए का संश्लेषण किया था। तो वहां पे आप आंसर लगाओगे हरगोविंद खुराना ने। प्रयोगशाला में, याद रखिएगा, प्रयोगशाला में किसने इसका संश्लेषण किया था, मतलब बनाया किसने था उसको, तो हरगोविंद खुराना ने बनाया था। और अगर आपसे पूछे कि हेलिकल मॉडल किसने दिया था तो वहां पे आप बताओगे कि वॉटसन एवं क्रिक ने दिया था। अब एक और क्वेश्चन आता है, वो ये है कि डीएनए जो है ये कोशिका में कहाँ कहाँ पाया जाता है या कोशिका के किस किस अंग में पाया जाता है। तो उसका आंसर है कि ये केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और लवक में पाया जाता है। एक चीज याद ध्यान में रखिएगा कि ये जो लवक होता है ना, ये प्लांट सेल में होता है, प्लांट सेल में होता है। और ये जो केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया है ये आपका जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। तो अगर पूछ ले कि जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से किन किन कोशिकांगों में डीएनए पाया जाता है, तो आप बताओगे कि केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। अब इसके बाद हम डीएनए की और भी चीजों को देखेंगे। देखिए, जो डीएनए है यहाँ पे मैंने लिखा है न्यूक्लियोटाइड। तो जो डीएनए है ना, ये होता है न्यूक्लियोटाइड का बहुलक। आप क्या बताओगे कि डीएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। जैसे बहुलक का मतलब समझिएगा, पॉलीमर। जैसे बहुत सारे जब एटम्स या अणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। तो वैसे ही जब न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, डीएनए बनाएंगे। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या पाया जाता है, यानी कि डीएनए में क्या क्या पाया जाता है। तो आप आंसर बताओगे शुगर पाया जाता है, मतलब कि शर्करा पाई जाती है, नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, मतलब नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है, और फॉस्फेट पाया जाता है। यहाँ पे अलग अलग करके लिखा है कि न्यूक्लियोटाइड को दो भागों में बांटा जाता है। क्या है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोसाइड है ये होता है टू टाइप का, एक है आपका ये शुगर और दूसरा है आपका नाइट्रोजन बेस। तो अगर जनरल ऐसे क्वेश्चन पूछे कि डीएनए में क्या क्या पाया जाता है तो आप बताओगे कि इसमें शर्करा पाई जाती है, फॉस्फेट पाया जाता है और इसमें
नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब जैसे जो डीएनए है वो कैसे अलग अलग होता है, हर जीव का डीएनए अलग होता है, तो आखिर उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा ना कि एक दूसरे से अलग बनाता है, तो वो होता है नाइट्रोजन बेस के कारण। एक डीएनए, एक जीव का डीएनए दूसरे जीव के डीएनए से अलग सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन बेस के कारण ही होता है। अब ये नाइट्रोजन बेस जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक को हम प्यूरीन कहते हैं और दूसरे को हम पायरिडिमीन के नाम से जानते हैं। जो प्यूरीन है, प्यूरीन में आता है एडेनिन, ए फॉर है एडेनिन और जी फॉर है ग्वानिन। उसी तरीके से जो पायरिडिमीन है इसमें टी का मतलब है थायमिन और सी का मतलब है साइटोसिन। ठीक है, तो प्यूरिन में क्या क्या आ गया? अगर आपसे पूछे प्यूरिन क्या है तो आप बताओगे एडेनिन और ग्वानिन क्या है, प्यूरिन है। पायरिडिमीन क्या है? थायमिन और साइटोसिन जो है वो है पायरिडिमीन। और ये चारों क्या हैं? ये चारों हमारे नाइट्रोजन बेस के नाम से जाने जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर ये डीएनए है, इस टाइप से होता है, द्विकुंडलित होता है, तो डीएनए में हमेशा जो एडेनिन है ये किसके साथ जुड़ा होगा? थायमिन के साथ में। मतलब अगर ये वाला जो लाइन है इसको हम प्यूरिन बोल दें और ये वाली जो आपकी ये जो सूत्र है या ये जो धागा है उसको हम पायरिडिमीन के नाम से बोल दें, तो प्यूरिन में क्या क्या आता है? एडेनिन और ग्वानिन। मतलब यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे जी हो गया। अगर तो दूसरे साइड में क्या होगा? ए के सामने हमेशा टी जुड़ेगा यहाँ पर और जी के सामने हमेशा सी जुड़ेगा, यानी कि साइटोसिन जुड़ेगा। अब ये जो दोनों जब हम इसको खोलते हैं तो एडेनिन अलग हो जाता है, ग्वानिन अलग हो जाता है, थायमिन और साइटोसिन अलग अलग हो जाता है। लेकिन जब डीएनए के इस मॉडल पे या डीएनए के इस कुंडलन पे जब ये इसकी सेटिंग होती है तो वो ऐसे ही होती है। ए के सामने हमेशा टी आपको मिलेगा जैसे यहाँ पे मिल रहा है, और जी के सामने हमेशा आपको सी मिलेगा। ये इसी तरीके से पूरे डीएनए के इस कुंडलन पे ये पूरा का पूरा सेटिंग इसी टाइप से रहेगा। और ये दोनों जो है ना आमने सामने ये एक बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एडेनिन जब भी थायमिन के साथ जुड़ेगा तो ये जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ में, और ग्वानिन जब भी साइटोसिन के साथ जुड़ेगा तो ये जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ में। ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए कि एडेनिन थायमिन के साथ में कौन से बॉन्ड के साथ में जुड़ता है, तो डबल बॉन्ड के साथ में। और ग्वानिन और साइटोसिन कैसे जुड़ेगा? हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से ये जुड़ता है। देखिए ये आपके सामने यहाँ पे ये जो फिगर बना हुआ है ये क्रोमोसोम का फिगर है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। अब इस क्रोमोसोम के अंदर ये जो दोनों ये आपको दिखाई दे रहा है, अलग अलग स्ट्रैंड दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब क्या है? ये जोड़े में है। अगर ये पूछे कि कितने जोड़े में है तो यहाँ पे ये एक जोड़ा है। एक जोड़े का मतलब क्या हुआ? ये संख्या में 2 है। ठीक है, तो ये 2 क्रोमोसोम आपस में चिपके हुए हैं और इनके अंदर आपको ये धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही होगी। यही जो धागे जैसी संरचना है ये क्या कहलाती है? डीएनए कहलाती है। ठीक है, और इसी डीएनए को अगर आप इस धागे को और लंबा करके या फिर और स्टडी करने के लिए इसको क्या किया जाता है? खोल करके पूरा पढ़ाई की जाती है। तो इसको जब हम और फैलाते हैं तो ये कुछ इस टाइप का दिखाई देता है हमें। और अगर हम इस पार्ट से और इस पार्ट की बात करें, मतलब एक कुंडली, एक कॉइल की बात अगर हम करें तो उसी को हम जीन के नाम से जानते हैं। जब कभी भी मान लीजिए कि कोई ऐसा है या कोई ऐसा जीव है जिसमें देखा जा रहा है कि हमेशा हर बार जब भी उनकी अगली पीढ़ी आती है तो उसमें कोई ना कोई कमी रहती है, कोई ना कोई बीमारी मिल रही है या कोई एक अंग नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी कमी दिखाई देती है, तो क्या किया जाता है? इस जीन की एडिटिंग की जाती है। जीन की एडिटिंग क्यों करते हैं? अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ऐसे होता है, ये हमारा डीएनए कुछ इस टाइप से होता है और यहाँ पे ए के सामने टी और जी के सामने सी, ये ऐसे हमारे जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं ये ऐसे अरेंज होते हैं।
तो हम क्या करते हैं ना, जब जीनोम एडिटिंग तकनीक जो होती है उसमें अब क्या किया जाता है, इस जीन को उठाया जाता है। यहाँ पे अगर ये जो कोडिंग है ये गड़बड़ हो गई है तो उस कोडिंग को सही करने का काम किया जाता है। इसी को हम जानते हैं जीनोम एडिटिंग तकनीक, ठीक है। और इसका जो नाम है वो क्या है, क्रिस्पर तकनीक। इस तकनीक को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ध्यान रखिएगा कि इस तकनीक को नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। और ये जो क्वेश्चन है ये पहले एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है कि जीनोम एडिटिंग तकनीक को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताओगे कि क्रिस्पर तकनीक को जीनोम एडिटिंग तकनीक के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि डीएनए जो है उसका मॉडल किसने दिया था, हेलिकल मॉडल किसने दिया था, उसे पहली बार किसने, कार्लसबर्ग ने देखा था। हेलिकल मॉडल किसने दिया, वाटसन क्रिक ने दिया। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, एडेनिन के साथ कौन जुड़ता है, ग्वानिन के साथ में कौन जुड़ता है, क्रिस्पर तकनीक क्या होती है, सभी चीजों को हमने एक एक करके डीएनए के बारे में देखा। और इतना जान लीजिए कि जो डीएनए टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसको तो प्रॉपर आप नोट्स बना ही लीजिए। और अब हम पढ़ते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए का मैंने आपको बताया है कि इसमें कौन सी शर्करा होती है, राइबोज शर्करा पाई जाती है। इसीलिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम एक ही होता है, वो क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब आपने पढ़ा था कि राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो वो अभी हम देखेंगे कि ये कैसे उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो जो आरएनए है ना ये 3 प्रकार का होता है। एक है आपका एमआरएनए जिसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है, दूसरा जो है वो है टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए, और जो तीसरा है वो है आरआरएनए जिसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। अगर आपने प्रोटीन को कभी भी पढ़ा होगा तो वहां पे आपको ये जरूर पता होगा कि जो प्रोटीन है ये किससे मिलके बना होता है, ये अमीनो अम्ल से मिल करके बना होता है। अगर पूछे कि प्रोटीन की इकाई क्या है, प्रोटीन की यूनिट क्या है, तो हम बताएंगे कि प्रोटीन की यूनिट जो है वो क्या है, अमीनो अम्ल है। अभी तक जो जितने भी अमीनो अम्ल ज्ञात हैं उसमें लगभग 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। उसमें से जो 10 अमीनो अम्ल है वो होते हैं अनावश्यक अमीनो एसिड होते हैं या फिर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। और जो 10 प्रकार के होते हैं अमीनो अम्ल वो होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। अब ये जो अनावश्यक अमीनो अम्ल है ये क्या है, हमारे शरीर में खुद ब खुद बनता है, इसे कहीं से भी बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है, ये हमारे शरीर में हमें प्राप्त होता है। और ये जो है आवश्यक अमीनो अम्ल मतलब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, इन आवश्यक अमीनो अम्लों को हमको क्या करना होता है, भोजन के द्वारा प्राप्त करना होता है। भोजन के द्वारा अगर आप प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेते हो, फल फूल का सेवन आप अगर नहीं करते हैं तो आपके शरीर में इन 10 आवश्यक अमीनो अम्लों की कमी हो जाती है, फलस्वरूप आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे पहले तो ये समझना जरूरी है कि प्रोटीन की इकाई क्या है, तो प्रोटीन की इकाई है अमीनो अम्ल। अब ये अमीनो अम्ल जो है वो 10 प्रकार के अमीनो अम्ल आवश्यक अमीनो अम्ल के अंदर आते हैं और जो 10 प्रकार के हैं वो अनावश्यक अमीनो अम्ल के अंदर आते हैं। तो जो अनावश्यक है वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है प्रोटीन को बनाने के लिए। हमें किसकी जरूरत है, जो आवश्यक अमीनो अम्ल है, और वो लेना कहाँ से पड़ेगा, भोजन के माध्यम से उसको लेना पड़ेगा। तो ये जो है आपने यहाँ पे समझ लिया अमीनो अम्ल क्या है, कैसे है। अब हम जब इसको पढ़ेंगे, आरएनए के टाइप्स को पढ़ेंगे, तो वहां पे समझ में आएगा कि मैंने क्यों अमीनो अम्लों के बारे में आपको बताया है। अब जैसे मान लीजिए आपने खाना खाया या आप फल खा रहे हो, फल खाने के बाद में आपके बॉडी में अमीनो अम्ल गए, तो उन अमीनो अम्लों की पहचान कौन करेगा, एमआरएनए करेगा, मैसेंजर आरएनए है।
हमारे बॉडी को या बाकी जो अंग हैं या राइबोसोम है, इन सभी को मैसेज देने का काम करेगा कि ये इस व्यक्ति ने जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं उनका सेवन किया है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, मैसेंजर आरएनए। क्या करता है, अमीनो अम्ल की पहचान करता है। जैसे अब ऐसा तो है नहीं कि हम केवल जरूरी अमीनो अम्लों वाला भोजन ही कर रहे हैं, हमें तो पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि कौन सा एसेंशियल है कौन सा नॉन एसेंशियल है। हम खाते तो सब कुछ हैं, दूध खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, हर एक चीज हम खा रहे हैं, प्रोटीन वाली चीजें हम खा रहे हैं, हमें पता तो है नहीं कि कौन सा अमीनो अम्ल ले रहे हैं। तो अब जो जरूरी है प्रोटीन निर्माण के लिए उसको कौन पहचानता है, ये मैसेंजर आरएनए जो है उसकी पहचान करता है। जब ये उसकी पहचान कर लिया तो टीआरएनए क्या करता है, इसका नाम है ट्रांसफर आरएनए, उस अमीनो अम्ल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। मतलब जहां पे प्रोटीन का निर्माण होने वाला है वहां तक ये आवश्यक अमीनो अम्लों को ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन करता है उनका। और जो लास्ट है हमारा आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए, ये क्या करता है, उन अमीनो अम्लों का जिनका इसने परिवहन किया था, ट्रांसफर आरएनए ने जिसका वो किया था, परिवहन किया था, उनके हेल्प से उनको लेता है और राइबोसोम के हेल्प से ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, तो आरएनए का काम भी पता चल गया कि राइबोसोमल आरएनए इसलिए कहा जाता है कि ये क्या करेगा, यही वास्तव में यही प्रोटीन का निर्माण करेगा। किसके हेल्प से, राइबोसोम के हेल्प से करेगा। तो ये टोटल था आपका आरएनए के बारे में था कि आरएनए कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए क्या करता है, जो भी हम अमीनो अम्ल खा रहे हैं उसकी पहचान करता है। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, उन अमीनो अम्लों का ट्रांसपोर्टेशन करता है, उनका परिवहन करता है। और आरआरएनए क्या करता है, उन परिवहन किए गए अमीनो अम्लों से प्रोटीन का निर्माण करने का काम करता है। तो मेन काम समझ में आ गया कि आरएनए क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। तो ये था पूरा डीएनए और आरएनए, बस यहीं से क्वेश्चन आने हैं, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। आप इस पूरे वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जो भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की और जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास में ये वीडियो जो है इसको जरूर से शेयर करिए ताकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।